बिजनेस के बारे में हमेशा ऐसे सोचा जाता है कि बिजनेस क्या है, ये बिजनेस बताओ। आइसक्रीम बेचता है, रबर बैंड बेचता है, बनाता क्या है ये स्टेशनरी बना रहा है या खाना डिलीवर कर रहा है तो लोगों को वो बिजनेस आइडिया से इतना ज्यादा लगाव है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि उनको सब लगता है कि सारी वैल्यू उसमें है कि आपने कुछ बहुत खतरनाक आइडिया सोच लिया, अब बस वो आइडिया जो है बड़ा बन जाएगा क्योंकि उतना शानदार आइडिया है। काफी लोग ये भी आते हैं कि लाइक उनके अंदर वो आग ही नहीं है कि हमें बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है। उन्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए सैलरी के लिए, क्योंकि वो अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं और उन्हें नौकरी में सैलरी कमानी है। उन्हें चाहिए कि हमारी सैलरी भी ना मरे, हमारा हाई स्टेटस भी हो जाए, हम आगे जाके प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बना लें और हम बस वही काम करते रहें। कमरा इमेजिन करिए जहाँ पे लैपटॉप्स और पीसी पड़े हुए हैं, जहाँ पे एक बॉट मैनुअली जीमेल पे टाइप कर रहा है कीबोर्ड की स्ट्रोक से कि ईमेल लिखे जा रहे हैं, और ऐसे पैरेलल में कई सारी चीजें चल रही हैं और वो सारी ईमेल डिलीवर हो रही हैं बहुत ही हाई रेट से। ये कंपनी ये तब करती थी जब वो 10 लोगों के थे, और वो कंपनी आज जो है वो $15 बिलियन की कंपनी है जिसका नाम है रिप्लिक। कि काफी लोग शायद उसको ऐसे सोचते हैं कि यार हमने जो स्टार्टअप की पढ़ाई करी उसमें तो ये सारे टॉपिक थे, अब साला एग्जाम में बिल्कुल ही अलग चीज पूछ ली, अब एग्जाम सॉल्व नहीं हो रहा है तो लोगों की लगी हुई है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों इस एपिसोड में अभिजीत और मैंने बातें करते करते मेरी रिकॉर्ड बटन दबा दिया। तो अभिजीत बताओ, ये वीसी बैक्ड और जो कैश फ्लो वाले बिजनेसेस में क्या आपके विचार है? आधे बता दिए तो मैंने रिकॉर्ड बटन दबा दिया, आधे अब बता दो। तो भाई मेरा सबसे इम्पोर्टेंट विचार तो ये है कि कुछ ऐसे बिजनेस रहते हैं जो स्टार्टिंग में पहले खूब लॉस बनाते हैं, आप नेगेटिव रेड बार्स इमेजिन कर सकते हो उनके 10 साल तक, और उसके बाद एक टाइम आता है, उस टाइम पे ना वो लोग दिमाग लगाते हैं कि हमने कुछ पैसा खर्च करके डिमांड को एग्रीगेट कर लिया है और उस डिमांड बहुत सारे यूजर जोड़ लिए हैं। अब वो यूजर किसी भी नेटवर्क इफेक्ट की वजह से छोड़ के ज्यादा आसानी से जा नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई फीचर है या कोई कंटेंट है या कुछ रिलेशनशिप्स हैं अमंग यूजर जहाँ पे वो आसानी से छोड़ के जाना संभव नहीं है। उसके बाद ये इस तरह की कोई चीज अगर इकट्ठी हो गई कहीं पे एक स्केल पे, इस तरह के बिजनेस के पास जो ओरिजिनल इकोनॉमिक्स में बोलते हैं प्राइसिंग पावर होती है, या उबर जैसे कीमतें बढ़ाया जा रहा है, कोई छोड़ के जा नहीं सकता उबर का, क्योंकि उसने सारे अल्टरनेटिव मार दिए है 10 साल में। तो जब इस तरह की कोई एडवांटेज एक बिजनेस के पास आ जाती है तो उसके बाद वो एक कैश प्रिंटिंग एटीएम मशीन बन जाती है, कैन जस्ट थ्रो आउट कैश। नाउ ये सब थ्योरी है ऐसे। इस शेप ऑफ बिजनेस का नाम ही मतलब वेंचर फंडेड कंपनी इस तरह की शेप है, और इसी अपफ्रंट काम के लिए पैसा दिया जाता है ताकि ये जो काम है ये 7 8 10 साल में हो जाए, जो कि पहले 30 40 साल में होता करता, जब किसी के फैमिली बिजनेस होता था, जब उसने कुछ भी कंपनी हो, चाहे मिशेलिन टायर कंपनी हो, चाहे या सैन फ्रांसिस्को में मिचेल्स आइसक्रीम हो, जो भी किसी ने भी कहीं पे अपने पुराने फैमिली में कुछ चालू करके अपने माँ के गहने बेच के एक बिजनेस चालू किया, उसमें उसने बहुत मेहनत करी और धीरे 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 बिजनेस वो बढ़ता गया। फिर उसने एक और दुकान खोल ली, फिर उसने सेकंड कार खरीद ली, फिर उसने अपनी फ्लीट एक्सपेंड कर ली, फिर उसने एक्स्ट्रा प्लम्बर्स हायर कर लिए, या उसने एक्स्ट्रा स्विमिंग पूल क्लीनिंग एक वैन सेकंड वैन खरीदी। ये ऐसे ऐसे चलता जाता है, और अगर आप इस बिजनेस को सडनली आके 10 15 20 साल बाद देखें तो वो एक बहुत अच्छा बिजनेस बनता है जहां पे $20 30 मिलियन कैश तक फैमिलीज के पास आ रहा है। आप उस बिजनेस को आज देख के ये नहीं बोल सकते कि ये मुझे तो ये एंड रिजल्ट चाहिए, पर मैं उस प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना चाहता जो उसने फॉलो किया है बूटस्ट्रैप ने। अपना जो इंडिया में भाई है अपना पारस चोपड़ा, उसने विंगीफाई अपनी बेच दी प्राइवेट एक्विटी को 200 300 मिलियन की। उसकी 50 मिलियन रेवेन्यू है, विजुअल वेब ऑप्टिमाइजर प्रोडक्ट का नाम है, ए बी टेस्टिंग करते हैं भाई साहब को। मैं जानता हूँ 2000 जब उनकी फर्स्ट उनने बियर पार्टी दी थी, जब 1 करोड़ की रेवेन्यू उनकी हिट हुई थी इंडियन रुपीज में, तो ये हैकर न्यूज मीटअप में उनने जाके कनॉट प्लेस में 8 स्ट्रगलिंग फाउंडर्स को बियर पिलाई थी, उसमें मैं भी था। और पारस चोपड़ा ने अपनी खूब घंटों कहानियां बताई कि वो कैसे बिजनेस बना रहे हैं। मतलब उस टाइम भी वो इंस्पिरेशन थे, पर ये 2010 2011 की बात है शायद, और तो मे बी आई एम ऑफ विद द पीरियड, बट आप 2025 में आप उनको ये कि उनने $100 मिलियन बना लिए अपनी कंपनी बेच के, आप वो एंड रिजल्ट देख के आप ये अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि उसका जो ओरिजिनल प्रोसेस था कितना कठिन था और कितना ये था। तो एनीवे यही सब हम बातें कर रहे थे कि जो वेंचर कैपिटल रेस करने के बाद
जो लोग ये पूछते हैं कि हम क्या करें, प्रॉफिटेबल बन जाएं या ये कर लें तो वो उस तरह की लाइफ तो जी नहीं रहे हैं जो अपने माँ के गहने बेच के जिसने बिजनेस कराया है। मतलब खरीदा तो सबने टॉप ऑफ द लाइन आया, मैकबुक है, सब लोग अपने आप को सैलरी भी दे रहे हैं, मतलब आराम से उनकी हाँ लाइफ हाँ, चल रही है। तो पूरी ठीक से मेथड एक्टिंग भी नहीं कर रहे हैं कि दे मतलब बेसिकली वांट देयर केक एंड दे वांट टू ईट इट टू। ये हाँ हाँ। बेसिकली कि मैं वेंचर कैपिटल रेज कर लूं पर मैं इससे बूटस्ट्रैप बिजनेस बना लूं, हम्म, ये उनकी थिंकिंग है। तो मैं आपको दोनों का एग्जांपल दिखाता हूं कि बीच में जो आपने बातें बोली, पहला तो मैं उबर का दिखाता हूं और फिर मैं उसका दिखाता हूं विंगीफाई का। तो अगर आप उबर का एग्जांपल देखो तो आप ये देखो कि उबर ने कितना पैसा बर्न किया। सो दिस इज बेसिकली उबर फ्री कैश फ्लो। मैं नेट इनकम और नेट इनकम को नहीं ले रहा हूं, मैं फ्री कैश फ्लो को ले रहा हूं। सो फ्री कैश फ्लो बेसिस पे उबर ने 2018 से लेके देखो 2000 करीबन 21-22 तक पैसे बर्न ही कर रही थी, और चालू तो 2010 में हुई थी, तो वो भी कहाँ पैसे बना रही थी वो। तो 2010 से लेके 2022 तक 12 साल तक उसने पैसे बर्न किए। ये अमिताभ बच्चन की तरह पहले 11 फ्लॉप फिल्में और फिर जब हिट देनी चालू करी तो हिट पे हिट। तो आप देखो कि जितना पैसा उन्होंने काफी कंबाइंड काफी क्वार्टर्स में बर्न किया, अब उतना तो वो एक क्वार्टर में बना लेते हैं। तो ये एक शेप है वेंचर बिजनेस की, जैसे आप बोल रहे थे। अब जो दूसरा है विंगीफाई का, जो आपने एग्जांपल लिया, उसका भी दिखाता हूं मैं। ये है विंगीफाई का एग्जांपल। सो इस केस में विंगीफाई को 15 साल लग गए। 15 साल, आप याद करो कि आप कहाँ थे 15 साल पहले। मतलब 2010 में जब मार्केट क्रैश करी थी, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब लोगों की हालत खराब थी। तो उन्होंने उस टाइम में कंपनी चालू करी, जस्ट आफ्टर फाइनेंशियल क्राइसिस, हैकर न्यूज पे जाके। और तब से वो लगे पड़े हैं, जो आपने बोला कि 1 करोड़ का रेवेन्यू आया, फिर उसने धीरे धीरे करके बनाई। सो वो हैकर न्यूज से ही कंपनी बनी, पर 2010 में बनी, इंडिया में बैठ के बनी, 2 ही लोग थे मेरे ख्याल से। स्पर्श गुप्ता तो बाद में सीईओ बना, पारस चोपड़ा पहले सीईओ था, सो एंड सो फोर्थ। सो ओवर टाइम उन्होंने इतना लंबा प्रोडक्ट बनाया जो अब जाके 200 मिलियन की बिकी। तो इट इज नॉट ऑल्सो सिंपल। आप 15 साल की ग्राइंड को मिस कर रहे हो, या 14 साल की ग्राइंड को मिस कर रहे हो, जहां तक यहाँ तक पहुंचने में जो लगी। दूसरा, इसमें ये बात लोग मिस कर जाते हैं कि भाई आपका बिजनेस, जैसे आपने बोला बिजनेस की शेप है, तो जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं उसमें इनोवेशन नहीं चाहिए ना कुछ। उसमें इंजीनियर बैठ के रगड़ नहीं रहे हैं ना, रात को कोड नहीं लिख रहे हैं। उसमें वो धंधा करते हैं, वो धंधा है, वो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस की तरह है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो यू आर नॉट मेकिंग अ लार्ज वेंचर कंपनी, यू आर ट्राइंग टू मेक अ स्मॉल प्रॉफिटेबल बिजनेस दैट मे और मे नॉट बिकम अ लार्ज कंपनी। ऐसी काफी मिचेल आइसक्रीम है जिनकी आज भी एक ही दुकान है, जो कभी दूसरी नहीं कर पाए, तीसरी नहीं कर पाए, राइट। लाइक कितने रेस्टोरेंट है जिनकी आज तक एक ही दुकान है, वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पर वहां कोई इनोवेशन नहीं है। वहां आपको कोई पैसे नहीं दे रहा है कि जाओ भाई तुम पैसा बर्न करो और कुछ ऐसा नया ढूंढो कि बाद में लोग उसके बहुत पैसे देने के लिए तैयार हो जाएं। तो आप ये खोज में जा रहे हो, और आप दोनों चीजें साथ में नहीं कर सकते ना। आप ये नहीं कर सकते कि आप खोज में भी जा रहे हो बट बीच में आपको पैसा भी मिलता रहे। तो आप डिसाइड कर लो, और एक बार आपने वेंचर का पैसा उठा लिया तो आपने डिसाइड कर लिया कि वो वेंचर बनाना है। अब उसको एकदम प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना सकते। ऐसा नहीं कि एंड्रीसन से पैसे उठा के आपने बोला, पहले पैसे उठा लिया फिर बोला यार हम तो रेस्टोरेंट खोलेंगे, तो मतलब ही नहीं है। कोई पैसे वापस करो एंड्रीसन के, खोल लो रेस्टोरेंट। सो ये लोग काफी मिस कर जाते हैं वीसी वर्सेस बूटस्ट्रैप में। तो मैंने ये भी देखा है, फाउंडर्स को ऐसा लगता है, मेरे ख्याल से ये हुआ है कि फाउंडर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले कम होते थे तो स्ट्रगल करते थे, अब फाउंडर होना, वही हमने शायद अपने पहले एपिसोड में बात करी थी कि ये जो लड़का कॉलेज में गिटार बजाता है ये उस टाइप का है। हाई स्टेटस तो हो गया है। हाई स्टेटस हो गया है ये। तो क्योंकि अब ये हाई स्टेटस हो गया, लोगों को हाई स्टेटस चाहिए, बट लोगों को वो फाइट नहीं मारनी है। ये पीटर लेवल्स या कुछ तरीके लोग जो इंडी हैकर्स हैं, जो कई मिलियंस ऑफ डॉलर साल का छाप रहे हैं, अब लोग सोचते हैं कि यार हम भी करें और हम भी मिलियंस ऑफ डॉलर साल का छाप लें। बट पीटर लेवल्स भी 2011 से लगा है ये सब करने, ठीक है, तो ये मिस कर जाते हैं भूल लोग। जाते हो। हाँ, तो ये एक है वीसी वर्सेस बूटस्ट्रैप में कि आपको डिसाइड कर लेना है। और अब काफी लोग बूट्स ये भी आते हैं कि हम तो बस मैं बात करता हूँ क्योंकि वो हमसे सच बोलते हैं, इन्वेस्टर से इतना सच नहीं बोलते हैं। हमसे सच बोलेंगे यार मैं तो बस एक बार ही पैसे उठा लूं, तो एक बार ही ना मेरा इतना रेवेन्यू हो जाए, फिर मैं पैसे नहीं उठाऊंगा, तो मैं करके धीरे धीरे चलाता रहूंगा। लाइक उनके अंदर वो आग ही नहीं है कि हमें बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है। उन्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए सैलरी के लिए, क्योंकि वो अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं और उन्हें नौकरी में सैलरी कमानी है। उन्हें चाहिए कि हमारी सैलरी भी ना मरे, हमारा हाई स्टेटस भी हो जाए, हम आगे जाके प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बना लें और हम बस वही काम करते रहें। तो आई थिंक ये काफी कॉमन हो गया है, और ये काफी मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि वीसी बैक्ड बिजनेस को वो बूटस्ट्रैप्ड की तरह चला सकते हैं। बिल्कुल यार, फिर मैंने किसी से बात करी, वो बोल रहे हैं कि देखो जेपियर को देखो हम्म। और मेल चिम्प को देखो, मतलब इस तरह हाँ की जो कंपनीज हैं
लोग हाँ लोगों के पास काउंटर एग्जाम्पल एकदम तुरंत रेडी है, क्योंकि सब में है, हाँ। नॉलेज सबके पास आज बहुत है। हम्म। तो अब मतलब क्या, आप मुझे पता है यार उनके स्पेसिफिक्स मतलब क्या रहे हैं। मतलब विंगीफाई मुझे ये पता है कि भाई बहुत ही सिंपल में वो कमाते डॉलर में है, हम्म। खर्च और रुपीज में करते हैं। हम्म। तो उनके लिए ठीक है, संभव है इस तरह का ये होना, मतलब। मेलचिम्प कौन से साल में चालू हुई थी, लोगों को पता है? आपको क्या लगता है कौन से साल में चालू हुई थी मेलचिम्प? 2000 में, 2000। 2000 में, 25 साल पहले। तो मेलचिम्प 2000 में चालू हुई जब इंटरनेट भी नहीं होता, डॉट कॉम बस्ट के बाद चालू हुई थी मेलचिम्प। तो उसको आज की तरह नहीं देख सकते कि आज देखो मेलचिम्प या 2021 में जब भी बिकी इंटुइट को, कि देखो 12 बिलियन के बिक गए, जो भी प्राइस था, आई डोंट रिमेंबर। 2000 में चालू होने के बाद ये जो लोग हैं वो 22 साल की ग्राइंड के लिए रेडी नहीं है, जो ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैं बूटस्ट्रैप बना लेता हूँ। तो वो फ्यूअर एंड फार इन बिटवीन है वो चीजें। अब माइनक्राफ्ट वाला भी बहुत टाइम से बना रहा था कंपनी, राइट, बट उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जिसको वो कॉन्स्टेंटली बना रहे हैं। अब ये एक अलग चीज है जो लोग अपने आप में शायद नहीं सोचते, वो ये कि उन्होंने वीसी के पैसे उठा लिए, बट अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये वीसी बिजनेस नहीं है। एंड आई थिंक इट इज बेसिकली स्लॉपी थिंकिंग and willingness to not put the work in to go to this boot to this profitable thing to maintain their high status as a founder but not have to grind it out as much। तो ये उनके दिमाग में आ रहा है, इसलिए वो जाके एक्सटर्नल रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, रादर देन उनका पॉइंट बेसिकली प्रूव करने के लिए, रादर देन सेइंग दैट द बिजनेस इज एक्चुअली अ प्रॉफिट, दैट द बिजनेस इज एक्चुअली नॉट अ वीसी बैकेबल बिजनेस, और इट्स नॉट एक्चुअली अ वीसी बिजनेस। सो इट हैज टू कम फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, दैट दे शुड ट्राई एवरीथिंग दैट दे हैव कैन थिंक ऑफ, दे शुड पुट देयर हार्ट सोल everything into it, and then if it doesn't work, then they're like, oh, this is not a VC backable business, but it's a good enough business that can be a profitable business। उसी तरह की कंपनियां मैं एक्वायर करता हूँ। बट एनीवेज, तो ये जो थिंकिंग है ये अगर बहुत जल्दी आ जाती है लोगों के दिमाग में, दैट मीन्स दैट उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं है। या एग्जैक्टली। और तो ये काउंटर एग्जाम्पल वाले जो भी हैं, जो भी काउंटर एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो भी थोड़ा मिसप्लेस्ड है इन माय माइंड। सो दूसरा एक और लोगों का आर्ग्यूमेंट रहता है कि ओनरशिप डाइल्यूशन वीसी के साथ बहुत ज्यादा है, और प्रॉफिटेबल बनना एक हाई ओनरशिप रखना तो अगेन उसमें मतलब ये आर्ग्यूमेंट दो तरह से मुझे फ्लॉड लगता है। पहली बात तो ये है कि भाई पूरा जो गेम है वो यही है कि बहुत बड़ा कुछ बना लो, उसका छोटा परसेंटेज आपके पास है, वो छोटा परसेंटेज भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर, मतलब जनरेशनल वेल्थ है। पहली बात तो जो गेम में हो उस गेम को ठीक से समझो, उस गेम की इज्जत करो। जब तक वो गेम की इज्जत ही नहीं करोगे, उसके रूल्स ही नहीं ठीक से समझोगे, तो उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं है। और चाहे आप कुछ भी गेम खेल रहे हो, ये वीसी गेम हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे गुल्ली डंडा। और जो दूसरी बात है वो ये है कि जो बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है उसके ही फाउंडर्स ओनरशिप प्रीमियम भी कमांड करते हैं। तो वो डिक्टेट कर सकते हैं कि मुझे इस तरह के टर्म्स चाहिए, वो रिफ्रेशर ग्रांट्स मांग सकते हैं। वो वहां पे वीसी भी डरा हुआ है कि फाउंडर की जो मिथोलॉजी से जो एक फाउंडर को फायदा हुआ है वो ये भी हुआ है कि जब फाउंडर बोल रहा है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो वीसी को नहीं चाहिए वो। तो क्योंकि उनका सारा पैसा ही जो गोल्डन गूज है वो फाउंडर ही है। तो काउंटर इंट्यूटिवली टू रिटेन हाई ओनरशिप यू जस्ट बिल्ड अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी, एक्चुअल लाइक कर्सर बना कोई हॉट कंपनी बना लो तो अपना ओनरशिप गोल भी ठीक हो जाएगा सब। और स्टार्टिंग में ए में और बी में अनफेयरली डाइल्यूट भी हो गए तो कोई बात नहीं, सी में और डी में कवर अप कर लोगे। मतलब कोई ऐसा आपको लगता है कि ये लोगों को लाइक जस्ट कंपटीशन से डर लग जाता है, या लोगों को इंटरनली ऐसा हो गया कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, हमने सोचा नहीं था इतना मुश्किल होगा? लाइक अंडरलाइंग, आपको क्या लगता है अंडरलाइंग रीजन क्या है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं? कारण वो जो भी दे रहे हो, टू मी दैट इज द सिम्टम, बट व्हाट इज द डिजीज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहीं ना कहीं फियर है, लाइक फियर ऑफ जस्ट लाइक आई थिंक उन्हें पता है कि कुछ गड़बड़ है, या अपना दे आर नॉट कर्सर। ये एक बार जब उन्हें रियलाइजेशन होता है तो पहली बार फिर आदमी दूसरी तरह प्रकार की ब्लॉग पोस्ट अपील करनी शुरू हो जाती है, राइट। ये तो हमारे लाइफ में सबके साथ होता है कि जब हमारी परिस्थिति चेंज होती है और आदमी जब प्यार में होता है तो चांद सितारों की बातें करता है, सूरज की बातें करता है, वो वैसे गाने ही अच्छे लगते हैं। जब दुख में होता है तो दुख वाले गाने बहुत टच करते हैं। फिर आप जिस मेंटल स्टेट में होते हो उस तरह की, तो जब वो अंदर अंदर उसे पता है कि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी नहीं बन रही, तो उसे बूटस्ट्रैप वाले गाने अच्छे लगते हैं।
और तो उन्हें वो लगता है ये देखो क्या बढ़िया है, मतलब हाँ ऐसे हेमंत कुमार पसंद है मुझे पहले, ये हिमेश रेशमिया क्या शैलो आदमी है। हाँ और हाँ तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो वो है कि एक रियलिटी से कन्फ्रंटेशन है, और उस रियलिटी से उनके पास एक चॉइस है कि अब इससे लड़ें हम्म एक्चुअली में, जिसको कहते हैं नहीं वॉक थ्रू वॉल्स या ब्रूट फोर्स, या अपना हम्म ऐसा फोर्स ऑफ नेचर हो, या आपको इतनी आपकी विल पावर इतनी ज्यादा है कि आप बोल रहे हो मैं नहीं करता रहूंगा ये, हम्म इवन महीने दर महीने फेल हो रहा है फिर भी मैं करूंगा, ट्राई करूंगा हाई हाँ ग्रोथ। आई थिंक ये जो उन्हें अंदर से जब उन्होंने शायद कंपनी चालू करी हो या कुछ हो तो आपको अपने आइडिया पे बहुत भरोसा रहता है शुरू शुरू में। जो कहते हैं ना कि जब पहली फंडिंग मिल जाती है कुछ होता है, वो ग्राफ है ना कि पीक पे हो आपका ऑप्टिमिज्म, फिर वो ट्रफ ऑफ सॉरो आता है क्योंकि इनिशियल कस्टमर आ जाते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट है, फिर वो कस्टमर आना बंद हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद वो क्विकली सी लाइन है, आप ढूंढ के देखो जब तक मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ कि तो ये वो पार्ट है हर कंपनी में आता है कि ये भाई चल ही नहीं रहा है। और इस पार्ट से गुजरने के लिए आपको कंपनी में स्टिल भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस कंपनी में भरोसा उस टाइम खत्म हो जाता है तो वो एंड में जो सक्सेस आती है ना वो नहीं दिखेगी आपको। हाँ तो ये कुछ ऐसा है कि आप ट्रफ ऑफ सॉरो में हो, अभी तो विगल्स ऑफ फॉल्स होप नहीं आई है। आई थिंक ये भी हुआ है अभिजीत की मार्केट में ना, ड्यूरिंग दिस ट्रफ ऑफ सॉरो ऑल्टरनेटिव्स बहुत दिखने लग गए हैं लोगों को। तो जब लोग थोड़े नीचे होते हैं, थोड़े डाउन उसमें होते हैं ना कि अच्छा भरोसा खत्म हो रहा है बिजनेस से, तो उन्हें हर ऑल्टरनेटिव्स इतने ज्यादा हैं, ब्लॉग पोस्ट इतनी ज्यादा हैं, कंटेंट इतना ज्यादा है कि उन्हें लगता है कि यार ये सही चल रहा है, ऐसा करना चाहिए, हमारी सिचुएशन से तो बेटर है। बट वो ये आई थिंक उनका जो इंटरनल वो है ना कि यार ये कंपनी तो बनानी है हमें, वो जब उसमें थोड़े थकने लग जाते हैं वो तो नई दिशा ढूंढते हैं। वो ये भूल जा, अभी उन्हें नहीं पता कि बूटस्ट्रैप में कौन सी अच्छी दिशा, कि बूटस्ट्रैप में कितनी परेशानी आएंगी जब रात को आपको घर पे खाना नहीं मिलेगा, पेट काट काट के आप पैसे बचा रहे हो कि भाई कंपनी नुकसान में ना चली जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि किसी के भी जो अग्रेसिव प्लान्स हैं वो इतने सारे इम्प्लाइड अजम्पशंस से जुड़े हुए हैं जो कभी प्रॉपरली वोकलाइज नहीं है। तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि एक्चुअली में जो टफ प्रॉब्लम है जो एक सॉल्व करनी है किसी को, वो है ग्रोथ। और ग्रोथ इतना हार्ड है सॉल्व करना, क्योंकि ग्रोथ बहुत ही एक नेबुलस सी चीज है, इसका आउटकम पता है पर इनपुट किसी को नहीं पता दुनिया में। उनको पता है एक चार्ट है आउटकम, और हमें क्या करना है ये नहीं पता, क्योंकि ना ग्रोथ कोई टेक्निक है, ना वो कोई डिपार्टमेंट है, ना वो कोई फॉर्मूला ऑपरेशंस, नहीं है कोई, ऐसा नहीं है कोई कि आपने फॉर्मूला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐसे मिलाए तो उधर से वाटर निकल आएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है। इनऑर्गेनिक तो केमिस्ट्री है ये, जिन्होंने आईआईटी पढ़ी है ना, कि कुछ भी होता है उसमें। बिल्कुल, तो एक इतनी वियर्ड सी एल्केमी है कि आपको वो सॉल्व करना है, उसमें बहुत ही कठिन है, क्योंकि इतने सारे पाथ्स हैं, इतना सारा जजमेंट है, इतने सारे ओपिनियन बेस्ड डिसीजन इतने ज्यादा हैं। मार्केट चेंज हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है। 2021 में कुछ थी, 2022 में चैट जीपीटी आ गया, दुनिया पट से चेंज हो गई। अब क्या करोगे आप, वीसी का बिल्कुल दिमाग चेंज हो गया। बिल्कुल। तो और उसका आउटकम एक बहुत ही क्वांटिटेटिव एक नंबर है। तो मतलब ये दोनों चीज इतनी कठिन है, एक इतना कठिन काम है कि आपको जज तो किया जा रहा है एकदम क्लियरली, लेकिन करना क्या है कुछ पता नहीं। इट्स अ हाँ वेरी टफ एग्जाम, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम कह लो। हाँ तो जो आपने पिछले एपिसोड में बोला था कि लेजेंड्स बनते हैं इस एग्जाम में, जो टॉप करते हैं वो जो फाउंडर्स हैं उनने यही किया है, वो इसीलिए लेजेंड्स है। हाँ आई थिंक मे बी अगर हम इसमें एनालॉजी ड्रॉ करें, एक तो पहला इसका पिछला वाला एपिसोड जरूर देख लेना, हम बोले हैं कहीं लिंक विंक डालने के लिए, B2B गो टू मार्केट वाला, उसमें हमने ये डिस्कशन किया है। दूसरा मेरे को ऐसा लगता है कि काफी लोग शायद उसको ऐसे सोचते हैं कि यार हमने जो स्टार्टअप की पढ़ाई करी, अगर मैं इसको आईआईटी के एग्जाम या किसी से कंपेयर करूं, कि हमने जो स्टार्टअप की पढ़ाई करी उसमें तो ये सारे टॉपिक थे, असल एग्जाम में बिल्कुल ही अलग चीज पूछ ली। अब एग्जाम सॉल्व नहीं हो रहा है तो लोगों की लगी हुई है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जो उन्होंने पढ़ाई करी दोज वर जस्ट गाइडलाइंस। जो नेटफ्लिक्स की आई थिंक रीड हेस्टिंग्स की बुक का नाम है देयर आर नो रूल्स, और नो रूल्स समथिंग लाइक दैट। देयर आर बेसिकली नो रूल्स, कोई गाइड बुक नहीं है। मैं अगर इसका क्लोजर टू होम एग्जांपल दूं थोड़ा कि आप देखो ओपन एआई जैसे बनी, वाईसी की सारी एडवाइस आप एक तरफ लिख लो और आप ओपन एआई ने क्या किया वो एक तरफ लिख लो, दोनों ही बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट है। देयर इज नथिंग दैट वाईसी सेड दैट सैम हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ वाईसी followed in building OpenAI. like so, like आप एग्जाम की पढ़ाई जो कर रहे हो
मे बी पढ़ाई से ज्यादा आपको ये कहना है कि यार इस एग्जाम में मुझे सफल होना है, चाहे मैं जैसे मर्जी सफल हूँ। लाइक मेरे को कोई कोर्स वर्क फॉलो नहीं करने की जरूरत है, मेरे को कोई कॉन्सेप्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं, मुझे बस सक्सेसफुल होना है। तो ये एक तरीके से बहुत मुश्किल एग्जाम है, क्योंकि ये उसके लिए मुश्किल है जिसने जो कोर्स वर्क है, जो एकदम कोर्स पढ़ के आगे बढ़ता है, पर ये उसके लिए रिलेटिवली आसान है और उसको बहुत मजा आएगा करने में अगर वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से आगे बढ़ता है। तो क्योंकि इस कि कोर्स में जो पढ़ाई है उसमें तो कोई फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग है नहीं ज्यादा, बट एग्जीक्यूशन में सारी फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग है। बिल्कुल ये सब आपको एग्जाम टाइम में सोचना है और और ग्राउंड अप सोचना है, कोई हेल्प पीछे के पढ़ाई कोई हेल्प नहीं करती। ये बहुत ही अच्छा एनालॉजी। तो मैं ये कह रहा था कि जब बिजनेस के अंदर ये सारे ग्रोथ नहीं हो रही तब लोगों का दिमाग बाकी जगह जाता है। जब वो बाकी जगह जाता है तो वो उसको बहुत ही रिडक्टिव वे में सोचते हैं, उसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल तरीके से नहीं सोचते। क्या होता है कि जब जब बिजनेस बहुत अच्छे वीसी से कुछ पैसे रेज करता है, उससे जो फायदा होता है वो तो पैसे ही है, सब जगह से पैसे ही मिल रहे हैं। उससे बड़ा ब्रांडिंग का फायदा होता है। उससे जब कोई जॉब कैंडिडेट ढूंढ रहा है आपकी कंपनी कि इसमें काम करूं या करूं, तो वो देखता है यार अच्छा इसमें तो A16 जी ने डाला है, इसने फाउंडर फंड डाला है, तो वो जॉब उसका ज्वाइन करना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा जब ग्रोथ हो रही है तो लोग अपने आप ही कुछ ऐसा कंपनी के अंदर माहौल बन जाता है कि लोग मेहनत करते हैं। और अगर आपका कोई भी प्लान जो है मेहनत पे बेस्ड है, जो अज्यूम कर रहा है कि बाकी लोग भी मेहनत करेंगे, लेकिन आप प्रॉफिट वाले दूसरे पाथ पे जा रहे हो और हाई ग्रोथ कंपनी बना ही नहीं रहे, तो वो कभी मटेरियलाइज नहीं होगा। तो आप परपेचुअली फ्रस्ट्रेटेड रहोगे कि ये तो क्या लोग हैं यार, ये 9 to 5 वाले लोग आके ज्वाइन कर लिया है, 5 बजे घर चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कंपनी का कल्चर इतना मीडियोकर हो जाता है कि जो फाउंडर खुद ही बोर हो जाता है अपने बिजनेस से। मतलब इतनी सारी डाउनवर्ड स्पाइरल्स हैं इन ट्राइंग टू मिक्स दीज टू आइडियाज दैट आर सो हिडन एंड इतने सटल हैं कि वो समझाना भी पता नहीं, मेरे लिए मुश्किल होता है कि यार कितनी इम्प्लाइड चीजें आप मिस करते हो कि उनको समझ ही नहीं आता कि लोग एक्चुअली मेहनत क्यों करते हैं स्टार्टअप में। ऐसा कोई कैरिस्मेटिक ओशो टाइप कोई कल्ट लीडर नहीं है जिसको फॉलो कर रहे हैं। समहाउ ग्रोथ की वजह से एक एटमोस्फेयर आता है जहाँ पे ह्यूमंस सक्सेस बिगेट सक्सेस इन दिस, लाइक छोटी छोटी विंस भी आपको एनर्जाइज करती हैं। वीसी का पैसा इतना छोटी भी नहीं है, बट लाइक एक कस्टमर साइन अप होना, आपके कोई आर्टिकल लिख दे, ये बोल दे कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वो सब छोटी सक्सेस फील होती हैं कि यार हम सही दिशा में जा रहे हैं। और ये काम स्टार्टअप बनाना इसलिए ही इतना डिफिकल्ट है कि कुछ उसका कोई मैप ही नहीं है। लाइक उसका कुछ आप फॉलो नहीं कर सकते कि ऐसे करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल आप फॉलो करके भी फेल हो सकते हो। तो एनीवे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सॉल्व करना इतना कठिन है कि लोग को बाकी फिर ऑल्टरनेटिव्स अट्रैक्टिव लगने लग जाते हैं, फिर वो अपने आप को समझाने लग जाते हैं कि ये जरूर पॉसिबल आपका होगा। जो सीईओ वाला पॉइंट है ना, उस पर ही मैं बोलूंगा कि कंपनी में सबसे ज्यादा एनर्जी जो आती है ना, वो सीईओ के एनर्जी से आती है। लाइक लोग ये भी मिस कर जाते हैं कि अगर सीईओ, ऐसे कोई कंपनी नहीं है कि जिसका सीईओ ढीलू हो बट कंपनी बहुत एनर्जेटिक हो। सीईओ ऐसा हो सकता है कि सीईओ इतना एनर्जेटिक है, एंड प्रोवर्बियल एग्जांपल इलॉन मस्क एंड लाइक इवन लाइक मार्क बेनियफ एंड पीपल लाइक दीज, दे आर सो मच ड्रिवन बाय द cult of the CEO or the personality of the CEO that if you are the CEO, you may not realize it as much. Because I talk to a lot of founders and they think that how they behave, how they operate, how they think is somewhat independent of the company. Like कि वो कुछ भी करेंगे but कंपनी अपने आप चलती रहेगी। बट ऐसा इम्पॉसिबल है होना। बिल्कुल, इसीलिए आपको तो मेथड एक्टिंग बोलते हैं ना। पूरा हाँ कुछ एक्चुअली में पहली बात तो कुछ बिलीव भी करो, उसके लिए हाँ जो चाहिए वो भी, मतलब, और जो बिलीव कर रहे हो वो अपने आप ही दिख जाएगा बाकी लोगों को। तो बाकी लोग एकदम गधे नहीं है कि उन्हें पता नहीं चल रहा है। मन मन में तो आप प्रॉफिटेबल बूटस्ट्रैप कंपनी बना रहे हो जो हाँ जिसको ग्रोथ से ज्यादा मतलब नहीं है। बाकी लोगों को आपने बोल रखा है कि बस ग्रोथ और कुछ नहीं। हाँ और ये इतना जो है ना 4D चेस कोई खेल नहीं पाया आज तक कोई नहीं कि खेल पाया। आपको कूदना ही पड़ेगा, आपको दिन रात उसी में सोचना पड़ेगा। डॉल्टन जो वाईसी का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्टनर, आई थिंक एमडी भी है वाईसी, हमारा भी ग्रुप पार्टनर था डॉल्टन। और तो डॉल्टन ये कहता है बेसिकली कि, और ये काफी नोन है सिलिकॉन वैली में, कि आप अगर सिर्फ परसिस्टेंटली मेहनत करके सोच रहे हो ना कि मैं तो जीतूंगा, उसी से आप जीत जाओगे। आपको चाहे कुछ आता है या कुछ नहीं आता है, लाइक वही है कि कोई कोर्स नहीं है ना एग्जाम का, जो चाहिए हुई है कि मैं तो जीतूंगा। एंड पीपल हु हैव दिस इनेट बिलीफ that they will win and they just continue to work hard because they think they will win are the ones who actually win. अगर आपने पहले ही हथियार डाल दिए दुश्मन की सेना को देख के, तो आप कैसे जीतोगे? आपको लड़ाई तो करनी पड़ेगी।
ये थोड़ा लोगों को इंटरनलाइज नहीं होता। मेरे को ऑनेस्टली मेरे को भी थोड़ा लेट इंटरनलाइज हुआ, जब आप और हम सेम कोवर्किंग स्पेस में काम करते थे, तब स्टिल चला के कभी कभी बीच में थकावट वाले दिन आते ही थे। और ऐसा होता है कि जब दिन दिन में ऐसा लगता है ना कि यार मैंने आज 10 इन्वेस्टर मीटिंग कर ली और सबने पैसे नहीं दिए मेरे को, उस दिन जाके मैं फिर टेक क्रंच खोलता हूँ और फिर उस दिन देखता हूँ कि यार इसको भी मिल रहे हैं, इसको भी मिल रहे हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं कंपनी चेंज करके ना ये वाले बनाता हूँ, इस कंपनी को पैसे मिल जाएंगे, तब दिमाग में ये आने लगता है। एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो द रीजन कि ये आज और ये 2016 की बात है, राइट, 2016-17 की, तब इतना ज्यादा ऑनलाइन नहीं था, कोविड के बाद कंप्लीटली चेंज हो गया। बट उससे पहले ऐसा था कि अच्छा कौन सी कंपनी बहुत ज्यादा पैसे उठा रही है तो आप उसको मिमिक करने की ट्राई करते थे, मेरे दिमाग में काफी आता था। और आप मेरे को बोलते भी थे कि अरे यार तुम अपनी कंपनी देखो, उनकी कंपनी पैसे उठा रही है तो क्या हुआ। तब मैंने एक्चुअली डीपली इंटरनलाइज नहीं किया था ये। एंड कंपनी बेचने के बाद जब मैं अभी नई एक्वायर्ड कंपनी में, जब थोड़ा मेरे पास टाइम था ना खाली बैठने का, जब मैं सोचता था, तब मेरे को समझ में आया, उसके बाद मैंने ये इंटरनलाइज करना चालू किया कि ये कितना डीपली जरूरी है। एंड दिस इज लाइक अ रिस्क फॉर अ रीजन। रिस्क का मतलब है कि आप ये सब करके भी फेल हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आपने रिस्क ले लिया तो आप सक्सीड हो जाओगे। तो लोग ये मिस कर जाते, लोगों को लगता है कि भाई रिस्क ले लिया और हमने सोचा कि हम जीतेंगे और ये सब करेंगे तो हम तो सक्सीड हो ही जाएंगे, मतलब कि दैट इज अ गारंटी। नो, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन बट इट इज नॉट सफिशिएंट। लाइक उसके बाद भी काफी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको आपका एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। तो जो लोग वीसी का पैसा उठा के बूटस्ट्रैप सोच रहे हैं, लाइक इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग है ना वो, कि आप अगर सोचने लग गए तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही हार गए। like unless you come out of that mindset, you may lie to yourself and selves and say कि नहीं हम फाइट मारेंगे, अभी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं और हम फीचर बनाएंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप उसको 110% नहीं दे रहे हो तो सफल होना मुश्किल है, खासकर ऐसे कंपेटिटिव और इनोवेटिव स्पेस में। मुझे लगता है हमको इस पे कई एपिसोड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्यों कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग है और क्यों गलत है ना, ये समझाना उतना सिंपल नहीं है किसी को। लेकिन आई होप हमने थोड़ी सी कोशिश करी इसमें, और अगर किसी को नहीं समझ आया तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आई थिंक हमको भी ढूंढने पड़ेंगे तरीके कि इसके बारे में कैसे सटीक बात करें, क्योंकि इंट्यूटिवली हमें पता है ये बिल्कुल ये गलत दिशा में लोग जा रहे हैं। हाँ, और ये बुरा आप इसको ऐसे समझ लो बेसिकली कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये जो ट्रफ ऑफ सॉरो है ना, ये आग का दरिया और डूब के जाना है, तभी कुछ होगा, वरना तो मुश्किल ही है। इस पे पर एक और बात करते हैं। इस पे जो अगला जो लिखा है मैंने कि विच इज समवट रिलेटेड टू दिस इज दैट यू कैन जस्ट डू थिंग्स। तो हमने एक ट्वीट देखा था, या हमने वो देखा था, मैं दिखा देता हूँ, पोस्टर सा, या एक रिचर्ड फेमन की कोट सो टू स्पीक, तो वो मैं पढ़ के ही बता देता हूँ और लोग देख भी लें। It's somewhat related to startups. Fall in love with some activity and do it. Nobody ever figures out what life is all about, and it doesn't matter. Explore the world. Nearly everything is really interesting if you go into it deeply enough. Work as hard and as much as you can, as you want to, on the things that you like to do the best. Don't think about what you want to be, but what you want to do. Keep up some kind of a minimum with other things so that society doesn't stop you from doing anything at all. तो इसका सार है, you can just do things and you can do things that you're deeply interested in. तो इसका सिलिकॉन वैली में एक्चुअल कैसे दिखता है ये, उसके बारे में अभिजीत कुछ बताएं। दैट यू कैन जस्ट डू थिंग्स, मे बी अगर आपके पास कुछ एग्जांपल हो वेयर पीपल हैव जस्ट डन थिंग्स। आई मीन मैं जानता हूँ लोगों को जो ने एक ऐसे डिसाइड किया एक दिन कि हमको ना ईमेल भेजनी है कस्टमर्स को। अब बड़ा सिंपल सा प्लान था, तो उनने 300 ईमेल कस्टमर्स को भेजनी चालू कर दी हर रोज। अब वो जो है स्पैम में जाने लग गई, तो फिर उनने सारे दुनिया के ब्लॉग पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, मतलब जो सब करेगा आदमी नॉर्मल। अब ये आई थिंक आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, कि एनालाइज करेंगे वो। उससे उनने सब कुछ किया, उसके बाद उन्होंने देखा यार नहीं, रिक्वायरमेंट तो 300 से बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले जो 7 दिन पहले जिसको मेल भेजी थी उसको भी थोड़ा सा सेकंड टच करना है, फिर कंपाउंड होता जा रहा है, कंपाउंड हो जा रहा है। ये तो एक एक दिन में साले 3000 ईमेल भेजना पड़ेगा, और कंपनी की पूरी ग्रोथ केवल इस लिमिटिंग फैक्टर जुड़ी हुई कि आप कितनी ईमेल भेज सकते हो, क्योंकि वो ईमेल इतनी अच्छी है या सटीक है कि उससे लोग आ रहे हैं। भाई साहब हमने फिर दुनिया भर के ईमेल से एक्सपर्ट से बात करी कि उनमें पता चला कि अच्छा किसी को भी कुछ नहीं पता है, तो गूगल वो लोग ने जा जाके फिर गूगल के इंजीनियर्स
से इंटरव्यू शो करना शुरू किया, जिसके लिए वो माउंटेन व्यू जाके उनके साथ लंच करते थे। और उन्हें उसमें वो पूछते थे जेन्युइनली कि भाई कुछ तरीका है क्या इसमें क्या? तो वो ये रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे थे कि ये गूगल का इंजीनियर कैसे सोचता है स्पैम के बारे में, ऐसा क्या फैक्टर होंगे अगर आप और मुझको आज बैठ के स्पैम की एल्गोरिदम लिखनी है। ये हैं तो वहीं से जो साले आईआईटी खड़गपुर कहीं से ऐसे निकले हैं लोग, वही लिख रहे हैं। हाँ। तो ये एक सिंपल सी उनके पास इंसाइट थी कि जिनने ये एल्गोरिदम बनाई है वो हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो लोग कैसे वो उस एल्गोरिदम को लिखेंगे। तो उन्होंने वो फैक्टर लिखना शुरू कर दिए कि भाई कितने ईमेल भेजते हैं, तो ऑब्वियस है। हाँ। अच्छा ये ईमेल आप अलग अलग दुनिया में जगह से भेजते हो, उससे हम्म। पता चलेगा। अच्छा 1 घंटे में आप कितनी भेजते हो, कितने सारे ईमेल एड्रेसेस को भेज रहे हो वगैरह, सब लोग आप जो भी आप क्राइटेरिया एक रीजनेबल आदमी लिख सकता है, वो उनने क्राइटेरिया लिख के फिर उसका एक एक चीज का उनने मिटिगेंट ढूंढा। उसके बाद जिसका एंड रिजल्ट था वो ऑपरेशन, एक जैसे कहते हैं ना डॉट 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 लाइक 1 मंथ लेटर, उसमें जाके एक पता कमरा इमेजिन करिए जहाँ पे लैपटॉप्स और पीसी पड़े हुए हैं, जहाँ पे एक पपीटियर एक वो सेलिनियम बेस्ड ऑटोमेशन चल रहा है, जहाँ पे लोग एक बॉट मैनुअली जीमेल पे टाइप कर रहा है कीबोर्ड की स्ट्रोक से कि ईमेल लिखे जा रहे हैं, और ऐसे पैरेलल में कई सारी चीजें चल रही हैं, वो सारी ईमेल डिलीवर हो रही हैं बहुत ही हाई रेट से। ये कंपनी ये तब करती थी जब वो 10 लोगों के थे, और वो कंपनी आज जो है वो $15 बिलियन की कंपनी है जिसका नाम है रिप्लिक। ओ वाह। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया लेके उसको इतना सीरियसली उन्होंने एग्जीक्यूट किया, और इस ऑब्सेशन तक किया, क्योंकि उनने कोई प्लेबुक सुनी ही नहीं कि मतलब अब ईमेल मार्केटिंग ऐसे करो, ये डाउनलोड कर लो आउटरीच नाम का टूल और उससे ऐसे भेजो। मतलब बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से कि भाई ईमेल तो ऐसे जानी है, ईमेल तो भाई यूनिक्स के जमाने से जा रही है, ये भेजनी है, कैसे भेजें। अच्छा बीच में अब ये जीमेल आ गया, अच्छा जीमेल ने कुछ, ये तो एक्चुअली में तो कुछ स्पैम नाम की चीज है नहीं, ये तो वर्ड जीमेल ने जो डिक्लेयर कर दिया है इसमें, तो हमको तो जीमेल को रिवर्स इंजीनियर करना है। मतलब इतना सिंपल तरीके से वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए कि हमने सॉल्व कर दिया अपना स्पैम का प्रॉब्लम। अब वो सोल्यूशन अच्छा है नहीं है उसमें कौन दिमाग लगाया, मतलब कौन कि भाई उनने अपनी यूनिकॉर्न बना ली एक। एंड सो दिस वाज लाइक टू मी अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कि यू कैन जस्ट डू थिंग्स लाइक कोई you can just send emails by automating Gmail's समथिंग UI. एज सिंपल एज सेंडिंग एन ईमेल। अगर इसको कोई दूसरा बंदा पढ़ता तो पहले जाके सारी किताबें पढ़ता, फिर कहता उस कंपनी ने ऐसे किया तो ऐसे करते हैं, इसने वैसे किया तो वैसे करते हैं, राइट। लाइक सो वो उसमें ही फंस जाता और वो कहता है भाई इन सबसे नहीं हुआ तो हमसे कैसे होगा, राइट। लाइक सो वो इस तरीके से सोचते। बट ये एक दूसरा तरीका, यू कैन जस्ट डू थिंग्स वाला जो तरीका है वो ये है कि दुनिया चाहे जो मर्जी करे हमें तो करना है, and then हम तो करेंगे, so they can just do things, and those are the people who end up doing things, which is also like kind of like what we were talking about earlier कि जिसका इस चीज से दिमाग हट जाता है उसके लिए फिर मुश्किल हो जाता है, फिर वो दूसरों में वो देखने लगता है, दूसरों से जवाब ढूंढने लगता है, दूसरों में जवाब देखने लगता है। ऐसे और भी है। मैं इसका यू कैन जस्ट डू थिंग्स का एक इससे बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ स्टिल्ट से रिलेटेड। तो स्टिल्ट जब चालू हुई थी तो हमारे पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थी, कुछ भी पैसे नहीं थे, तो हमें 2016 की बात है, वाई कॉम्बिनेटर वगैरह की कि हमें जाके लोन देने हैं। अब हमारे पास पैसे आ गए हैं, हमने पैसे वाई कॉम्बिनेटर के पैसे आ गए हैं जो हम लोन के लिए दे रहे हैं, हमें वो लोन देने हैं, बट बैंक अकाउंट में देयर इज नो इजी वे टू ट्रांसफर टू सम अदर बैंक। आजकल तो अब ACH और ये सब बहुत जल्दी हो जाता है, बैंक में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट कई केसेस में ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं थे ट्रांसफर करने के, तो अक्रॉस बैंक। तो हम क्या करते थे कि हम चेक लिखते थे, अपनी बैंक अकाउंट से हमने चेक बुक ली, उस चेक बुक पे हमने चेक काटा, और ये पर्सनल है या कंपनी का है या कंपनी के बैंक अकाउंट से पर्सनल करके फिर ट्रांसफर करते थे। मेरा डिटेल्स थोड़ी मिस कर गया हूँ, बट एंड में हमने सोल्यूशन जो निकाला वो ये कि हम चेक लिखते थे, चेक काटते थे, फिर गाड़ी चला के जाते थे, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में ब्रांच नहीं थी, तो भाई जा रहे हैं सैन मटेओ कुपर्टिनो जहां बैंक की वहां जाके चेक जमा कर रहे हैं, उस हिसाब उससे हम लोन ट्रांसफर करते थे। आज की डेट में मैं फाउंडर से बात करता हूं तो वो मेरे से सीधा ही बात करते हैं कि ये API और ऐसे करते हैं और फिर वैसे करते हैं और ये रूल लगा देंगे, उस तरीके की बातें। उन्होंने बेसिक्स तो ट्राई किए नहीं कभी। लाइक वो दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी में फंस गए हैं, दुनिया ने कुछ हावी हो गई है दुनिया उनके दिमाग पे कि ये कॉम्प्लेक्स तरीके से करना है, तो तुम थोड़ा इंटेलेक्चुअली सुपीरियर साउंड करोगे अगर ऐसे करोगे, तो विच इज द कंप्लीट ऑपोजिट। हाँ, इसके ये जो एग्जाम का जो माइंडसेट है ना, ये एकदम सही है कि कैलकुलस की सारी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एक बहुत ही हिडन और एक एलिगेंट
ट्रिक से जुड़ी हुई हैं, और जब वो एलिगेंट ट्रिक मिलती है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और ये पैटर्न एजुकेशन के अंदर बहुत डीप है कि एक एक ट्रिक है, एक कोई चीज है जिससे ये चीज सॉल्व हो जाती है, और वो बहुत जब पता चलती है तो आपको थोड़ा सा डम फील होता है। वो फीलिंग से लोग इतना डरते हैं कि उनको बिजनेस में भी लगता है कि ये हर जगह कहीं ना कहीं एक एलिगेंट ट्रिक छुपी होगी, तो मैं ये गधे की तरीके से क्यों करूं, और हाँ, तो वो ढूंढते थोड़ा रहते हैं। आपको हाँ। लगता है कि कई बार ये ऐसा होता है ना, हमने देखे हैं, एटलीस्ट मैंने तो देखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो जिन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा किया है, जो स्टैनफोर्ड भी गए हैं और वहां पे क्लास प्रेसिडेंट भी थे और सारे उन्होंने स्पोर्ट्स भी जीते हैं, जो भी है, मतलब दे हैव बीन जस्ट एट द टॉप ऑफ द गेम, बट जब कंपनी चलाने की बारी आती है तो एकदम ही बिखर से जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल की पढ़ाई जब तक स्ट्रक्चर्ड वे में थी, रूल्स डिफाइंड थे, उसमें उन्होंने अच्छा किया और उसमें वो कॉन्स्टेंटली जीतते गए। बट जब बिजनेस का तमाचा पड़ा कंपनी चालू करने में, जब लोगों ने फोन उठाना वो किया, उन्हें मतलब कि साले फोन मत करिए दोबारा टाइप ऑफ चीज करनी चालू करी, तो उनसे फिर वो देखा नहीं गया, झेला नहीं गया। बट जो दूसरा बंदा है जिसने वो सारी चीजें नहीं पढ़ी और वो सक्सेस नहीं टेस्ट करी, वो बस वो रगड़ रहा है, वो बेसिकली परसिस्टेंटली ट्राई कर रहा है और वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जा रहा है बाकियों के मुकाबले। बहुत ही कॉमन पैटर्न है ये, बिल्कुल ऐसा होता है। और आई थिंक अगेन मैं तो जस्ट आपका ये यू कैन जस्ट डू थिंग्स लोग क्यों नहीं करते, या क्यों हम्म। इतना जो कॉम्प्लेक्स करते जाते हैं चीजें, या क्यों थोड़े फंस भी जाते हैं, हम्म। या काफी टाइम इसमें निकालते हैं कि दूसरों से पूछें इसका कोई सोल्यूशन है कि नहीं। आई थिंक ये जस्ट थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो इसके कोई मतलब नंबर हैं, बहुत से हाई मार्क्स नहीं है अच्छे एलिगेंट सॉल्व करने के, जस्ट सॉल्व करने के मार्क्स हैं। और ये जो डिस्टिंक्शन है ये थोड़ा सटल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है, हम्म। कि जो आपके सामने प्रॉब्लम है, जो आपकी कंपनी को इस वक्त एड्रेस करनी है, वो बस आपने सॉल्व कर दी, वो बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत अच्छे से सॉल्व करी, उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है इस वर्ल्ड में। आई थिंक आप मेरे भी आपके पास कुछ एग्जाम्पल होंगे, मैं एक आधी चीज उस डायरेक्शन में शेयर करता हूँ कि जब आप जेनेफिट्स में भी थे तो काफी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। लाइक यू वर सेइंग कि हर रोज कुछ ना कुछ नई परेशानी आती थी और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी रहती थी, और वो तो बड़े स्केल पे करनी रहती है, बट छोटे स्केल पे एक ऑटोमेशन का अगर एग्जाम्पल लें, एक जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, अगर उसे कस्टमर को बताने की ये चीज ऑटोमेटेड है तो जी जान लगा के उसको ऑटोमेट करेगा, और फिर मतलब जब तक वो ऑटोमेट नहीं करेगा टेक्नोलॉजी से सॉफ्टवेयर लिख के, तब तक उसे लगेगा कि ये गलत है। और जो दूसरा बंदा होगा वो पीछे दो बंदे बिठाएगा और बाहर कस्टमर को लगेगा कि ये तो ऑटोमेटेड है, तो कहेगा देखो तुम्हारे लिए तो ये ऑटोमेटेड है, तो ये सोल्यूशन जो है चल जाएगा। तो ये डिफरेंस है। तो आपने भी देखा होगा कि शायद जेनेफिट्स या और कंपनीज में आपने रिपलिंग का जैसे अभी एग्जांपल लिया और एक आधा एग्जांपल की मतलब ये जो एलिगेंट और बहुत सारे जो टिक्नोमेंट। ह्यूमनॉइड कंपनीज नहीं है अभी, इनके जब टेक डेमोज होते हैं तो ये ना टेली ऑपरेटेड डेमोज हैं, मतलब हाँ। ये हम्म। तो इसका जो जेनेफिट्स लाइक वाज इन सम वे पायनियर ऑफ टेली ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स वेयर देयर इज, हाँ। जहाँ पे लोग हैं जो हाथ से काम कर रहे हैं, लेकिन हम्म। कस्टमर को पूरा ऑटोमेशन फील होता है। हम्म। उस ऑटोमेशन से लोग इतने ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, उसका हम्म। उस प्रोडक्ट के फैंस हैं। और अगेन जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि वेंचर कैपिटल का बहुत खूबसूरत यूज है कि आपने डिमांड एग्रीगेट कर ली, आपने बहुत सारे हाँ। यूजर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया और स्केल कर दिया उस चीज को। तो ये उस टाइम पे आई थिंक मेरे को लगता है जेनेफिट्स में उस टाइम उस चीज की पायनियर थी। तो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो लोगों को कॉम्प्लेक्स लगती थी कि इसकी एपीआई नहीं है, हमारे पास कैरियर पेरोल की कोई एपीआई नहीं है, इंश्योरेंस कैरियर्स की कोई एपीआई नहीं है, तो हमने जस्ट ह्यूमन एपीआईज बना के उसको सॉल्व ह्यूमन कर इज एन दिया। और एपीआई। हाँ, तो उसको जस्ट अब जो है अगर वो कंपनी चलती रहती तो आज की डेट में एलएलएम से उसे बहुत फायदा होगा, हाँ। क्योंकि हाँ। अब वो चीजें पॉसिबल हैं ऑटोमेट करना जो पहले जिसपे गिव अप कर देते थे कि ये तो हम्म। केवल हम्म। नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी तो ये धीरे धीरे जो है स्मार्ट इंजीनियर कंपनी ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उसमें बहुत सारा पैसा आ रहा है, उस पैसे से आप दुनिया के टॉप इंजीनियर हायर कर पा रहे हो। वो सब आपने क्लाइम किया मैनुअल काम कर करके, जब वो टॉप इंजीनियर आ गए तो फिर आप उसे उस प्रॉब्लम पे बोल रहे हो कि इसको ऑटोमेट करो, वो स्मार्ट बंदा बहुत कोई ऐसा सोल्यूशन ला रहा है जो आपने कभी दुनिया में सोचा ही नहीं। तो हम्म। आपको भी मजा आ रहा है क्योंकि आप दुनिया के टॉप लोगों के साथ काम कर रहे हो, वो ऑटोमेशन से कस्टमर और खुश हो रहा है, तो ये फ्लाईव्हील चलता जा रहा है आई बेसिकली। थिंक आप ये बोल रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग पीपल हु जस्ट डोंट डू थिंग्स, वो ये सोचते हैं कि ये हम थोड़ी करेंगे, जो कि पीछे ह्यूमन बिठा दिए करने वाले कि ये तो थोड़ी करेंगे। स्टार्टअप ऐसे थोड़ी होती है। स्टार्टअप में तो है कि हमें एकदम कोड लिखना है, कोड से ही होगा, ये
कोड नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा, बिना कोड के नहीं करेंगे हम ये। आई थिंक वो लोग थोड़ा अटक जाते हैं इन जस्ट डूइंग थिंग्स, क्योंकि उन्हें इट फील्स लाइक इट्स बीनीथ देम टू डू इट इन अ, दे थिंक इट इन अ हैकी वे और व्हाटएवर इट मे बी। यार 2017 में एक 19 साल का लड़का मेरे पास आया जेनेफिट्स में, जब मैं सीईओ था। वो बोलता है कि मैंने कंपनी चालू करी है, मैनुअल काम, लाइक पीडीएफ्स को ट्रांसक्राइब करने की सर्विस है। और मैं उस वक्त बहुत सारे इस चीज के सोल्यूशन ढूंढ रहा था। एक कंपनी थी क्लाउड फैक्ट्री। वो क्लाउड फैक्ट्री, उसने ना पीछे मतलब जैसे कहीं केनिया में लोग बिठा रखे हैं या वगैरह वगैरह। उनका उनका जो बैक एंड सोल्यूशन था वो ये था कि वो पीडीएफ को छोटे छोटे पार्ट्स में काट के बोलते थे केवल ये नंबर भर दो, फिर वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते थे पीडीएफ बेस्ड ऑन लॉट्स ऑफ अदर, सो देयर एक्यूरेसी वाज वेरी हाई। तो ये बंदा है, मैंने इसको बोला यार कि ये ठीक है, तुम अपना सोल्यूशन ट्राई करो। तो ऑफ कोर्स जैसे आप कंपेयर करते हो कि इसकी 84% एक्यूरेसी है, उस सोल्यूशन की 94 है, तो अब वी वेंट विद 94। एंड देन आई जस्ट काइंड ऑफ forgot about this guy, and then 2-3 साल बाद जब मैंने देखा तो वो कंपनी scale.ai थी। और वो आज जो है, अगेन वो 12 या 15 बिलियन डॉलर की कंपनी है, अभी जहाँ 25 पे बिलियन पे पैसे उठा रहे हैं वो। अभी 25 बिलियन में पैसे उठा रहे हैं। और वो बंदा अभी भी शायद 26-27 साल का ही है। और उस टाइम पे मतलब एकदम ही, और उसकी जो क्वालिटीज थी ना, मैं बताता हूँ। जब वो आया हमारे ऑफिस और मैं उसको बोला कि इस तरह की से ये पीडीएफ ले लो, ये है, मैंने उसको टफेस्ट पीडीएफ जो इंश्योरेंस कैरियर से आती थी, कि ये रिडैक्टेड डेटा, मतलब क्लीन्ड डेटा सेट था मेरे पास एक, जहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन मिटा दी थी लोगों की। उसमें हमने इसको बोला कि आप इसको करो, और वो डेली रात को भेजता था रिपोर्ट, रोज इटरेट करके, कि मैंने आज ये फिगर आउट कर लिया है, मैंने इस पे इंप्रूव कर दिया है, मैं एसएसएन ठीक कर सकता हूँ, अब मैं ये मतलब लास्ट 4 डिजिट एसएसएन के, और अब मैं ये ठीक कर सकता हूँ। मैं तो उसके जो स्पीड से मैं इतना ज्यादा इम्प्रेस था कि, लेकिन वहां पे जो गलती थी, वो गलती क्या, या अंडर एस्टिमेटेड चीज थी, क्योंकि मेरे को ना इन्वेस्ट करना चाहिए था तुरंत। वो इसमें था कि उसकी स्पीड ऑफ इटरेशन जो थी, वो कंपाउंडिंग उससे जो वो वीकली कर रहा था, जो बाकी वेंडर्स 6-6 महीने के रोड मैप पे काम करते हैं, उसमें जस्ट लाइक इट वाज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जहां पे वीकली कंपाउंडिंग जस्ट वन सो बिग दैट आज कोई जानता ही नहीं है उन वेंडर्स को जिसको मैं उस टाइम बात कर रहा था। और एनीवे, सो दिस इज जस्ट अनदर एनेक्डोट ऑफ लाइक दिस गाय वाज जस्ट डूइंग थिंग्स, लाइक देयर वाज नो, वो जा जाके लोगों से बस पूछ रहा है कि कुछ भी मैनुअल काम है जो ऑटोमेट करना है बता दो। इस लेवल का ओपन स्काई क्वेश्चन था मतलब। तो अब उससे पूछो यार, तुम्हारे पास कंपनी का प्लान नहीं है, तुम्हारे पास, और उसके पास कोई ईगो नहीं था यार, वो खुद बैठ पीडीएफ कर रहा है मतलब। और तो एनीवे खैर, जस्ट, हाँ, मतलब आपने देखा कि इवन लाइक जो 15 बिलियन की कंपनी बनी रिपलिंग, अभी 15 के शायद 100 की बन जाएगी, या स्केल एआई जो 25 बिलियन की कंपनी 25 बिलियन पे पैसे उठा रही है, उसके फाउंडर्स, उसके लोग अर्ली डेज में दे आर जस्ट डूइंग थिंग्स। तो आप कौन सा विष्णु का अवतार हो जो आप सीधा रथ पे ही करोगे, और घोड़े चाहिए आपको, पैदल चल के कर दो। तो एनीवे, सो ये एक एग्जांपल्स हैं, यू कैन जस्ट डू थिंग्स, जो हम शेयर करना चाहते थे। आज का आखिरी सेगमेंट जो जिस पे हम बात करेंगे वो है वाई कॉम्बिनेटर के 20 साल। तो मैं उसमें शेयर करता हूँ, ये मैंने ट्वीट, कुछ टाइम हो गया है इस ट्वीट को, 10 मार्च को आया था, महीने पहले, कि वाई कॉम्बिनेटर को 10 मार्च 2025 को 20 साल हो गए, और वाई कॉम्बिनेटर ने 800 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप की कंपनीज प्रोड्यूस करी हैं, विच इज बेसिकली 40 बिलियन पर ईयर ऑन एवरेज। तो आई एम श्योर अब ये है कि पावर लॉ के हिसाब से 2-4 कंपनियों में बहुत पैसे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे 20 साल में 800 बिलियन डॉलर की कंपनियां, एंड ऑल ऑफ दीज कंपनीज starting in 2005, like many of them are still around, or some of them are still around, like 2010 companies like Stripe and stuff जो 100 बिलियन की हो गई, Airbnb जो पब्लिक है, DoorDash जो पब्लिक है, Instacart जो पब्लिक है, so on and so forth। वो कंपनीज भी दिखा देता हूँ मैं एक सेकेंड। तो अभिजीत, इस पे आपको क्या लगता है कि वाई कॉम्बिनेटर इतना सक्सेसफुल कैसे रहा? क्योंकि आपने 2 बारी वाईसी किया है, मैंने 1 बारी वाईसी किया है, बट हम जीते ही इस वाईसी बबल में है एक तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इतनी बढ़िया कंपनीज निकल के आई? आई थिंक कॉइनबेस थोड़ा बहुत लाइक हार्वर्ड की तरह है ना, कि हार्वर्ड अच्छा स्कूल क्यों है, ऐसा पूछे तो, कि उनकी एक फ्लाईव्हील चल रही है कहीं पे, कि
एक ब्रांड है जिससे कि अच्छे लोग, हर क्लास का हर टॉपर वहाँ एक बार अप्लाई करता है, फिर उनको उनके पास एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है वैसा, फिर वहां से लोग निकलते हैं, एलुमनाई सक्सेसफुल होती है, वो वापस और प्रेस्टीज देती है वगैरह वगैरह, लाइक एक चल रहा है उनका फ्लाईव्हील। तो आई थिंक उस फ्लाईव्हील को जंप स्टार्ट करना तो बहुत मुश्किल है, एक जीरो से ब्रांड बनाना किसी भी चीज में बहुत मुश्किल है, और वाईसी ने ऑफ कोर्स काफी डीप लेवल पे उस पर क्रैक मारा है। बट जो मेरा बाहर से थोड़ा कैजुअल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 2005 में ये क्लियर नहीं था कि बिजनेस बड़ा कैसे बनता है, और उसका जो बहुत ही गहरा सच था वो ये था, लोग सोचते थे, जिसके ये मैं पीटर थिल का बता रहा हूँ कि व्हाट इज लाइक अ ट्रूथ दैट वेरी फ्यू पीपल अग्री विद यू ऑन। तो इस सेंटेंस के दो भाग हैं कि एक तो सच क्या है, वो सच भी होना चाहिए, और दूसरा लोग उस पर अग्री नहीं करते कंप्लीटली। तो बिजनेस के बारे में हमेशा ऐसे सोचा जाता है कि बिजनेस क्या है, ये बिजनेस बताओ, आइसक्रीम बेचता है, रबर बैंड बेचता है, बनाता क्या है ये स्टेशनरी बना रहा है या खाना डिलीवर कर रहा है, या तो लोगों को वो बिजनेस आइडिया से इतना ज्यादा लगाव है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि उनको सब लगता है कि सारी वैल्यू उसमें है, कि आपने कुछ बहुत खतरनाक आइडिया सोच लिया, अब बस वो आइडिया जो है बड़ा बन जाएगा क्योंकि उतना शानदार आइडिया है। और ये एक नैरेटिव है जो कि महा कंसेंसस है और गलत है। मेरे को लगता है कि जो पीजी की बहुत डीप इनसाइट थी कि बिजनेस फाउंडर से, अच्छे फाउंडर से बनता है, और अच्छे फाउंडर को पैसा दे दो तो वो सही बिजनेस ढूंढ लेगा। हाँ। मतलब अगर वो गलत भी चीज कर रहा है तो भी वो ठीक कर लेगा। और तो ये जो एक प्रोसेस है ये सबने मिस कर दिया कि ये कॉजेलिटी किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो सबसे पहले एक अच्छा फाउंडर जना जाता है दुनिया में, उसको पैसा दे दो फिर बड़ा बिजनेस बन जाता है, ना कि जो सबसे अच्छा आइडिया बात कर रहा है, एकदम मतलब प्रेजेंटेशन दे रहा है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के स्टडी में, या बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन। उस टाइम पे भी 2005 में भी खूब बिजनेस प्लान कंपटीशन होते थे हर बिजनेस स्कूल हाँ में। हाँ 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 ऐसा नहीं था कि कोई स्टार्टअप बड़ी कोई हिडन सी चीज है। हाँ हाँ मेरे को याद है एक जॉक टॉक बोल के कंपनी निकली थी बिजनेस प्लान कंपटीशन से। तो ऐसे भी स्टार्टअप निकलते थे। जो पीजी की जो सेंट्रल इनसाइट थी वो मेरे को लगता है वो ये थी कि भाई अच्छे फाउंडर इस तरीके के होते हैं जो उन्हें पैसा दे दो, अब वो किस तरीके के हैं वो पीजी ने ढूंढना, बात करके 10 मिनट में बात करके थोड़ा सा उसने क्रैक कर लिया। उस पर हम अलग एपिसोड करेंगे, बट इसको एक मान लीजिए ब्लैक बॉक्स है फिलहाल। उस जिस तरीके भी फाउंडर उसने ढूंढे जिनके अंदर टेक्निकल केबिलिटीज हैं, उन्हें मैनेजमेंट और बिजनेस नहीं आता लेकिन वो सीख लेंगे, ऐसा उसने एक बेट बना ली। तो कि मतलब एमबीए के लिए कोडिंग सीखना ज्यादा मुश्किल है, कोडर्स के लिए एमबीए सीखना ज्यादा आसान है। तो ये सब चीजें 2005 की काउंटर इंट्यूटिव इंसाइट्स हैं कि फाउंडर का कितना महत्वपूर्ण रोल है एक बिजनेस बनाने में, और फाउंडर बिजनेस सीख लेगा पर बिजनेस वाले कोडिंग नहीं सीख पाएंगे। एनीवे पर उस टाइम ये भी होता था आई थिंक कि ऐसा था कि इन्वेस्टर फाउंडर को पैसा देता था और फिर एक प्रोफेशनल सीईओ लाने की ट्राई करता था अगर कुछ भी चल गया तो, कि तुम बना दो फिर हम सीईओ ले आएंगे, तुम मतलब कुम्हार हो, तुम घड़ा बना दो, बेच हम देंगे और समथिंग लाइक दैट, पर तुम पीछे ही रहना, मतलब तुम्हें आगे आगे घड़ा बेचने की जरूरत नहीं है। एंड आई भाई थिंक गूगल में हुआ था यार, ये गूगल हाँ में हाँ एरिक श्मिड को लाया गया हाँ था कि हाँ हाँ। हाँ। तो गूगल में एरिक श्मिड को लेके सबको यही होता था। गूगल वालों ने तो गूगल बिजनेस इतना स्ट्रांग था कि वो एकदम फुल्ली रिप्लेस नहीं कर पाए या इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाए। फिर गूगल वालों लैरी और सर्गे ने बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए बिफोर दे सेड यस टू एरिक, एंड इवन देन दे वर heavily involved in building the company with him. तो आई थिंक वाईसी ने वो क्रैक मारा। दूसरा ये कि आई थिंक ये था कि लोग काफी इस पे सोचते थे कि बड़े लोग चाहिए बिजनेस बनाने के लिए। आई थिंक वाईसी ने एकदम यंगर गए, सारे फाउंडर अर्ली 19 साल के, सोफोमोर 20 साल के लोग थे, रादर देन एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन सूट पहने हुए। सो ये आज की डेट में तो ऑब्वियसली ये ट्रू क्लियरली दिखता है कि देयर इज अ लैक ऑफ एम्बिशियस एंड हाई क्वालिटी फाउंडर्स rather than lack of capital. And I think during that time, the bet that PG made, giving money to 20-year-olds, a little bit money to 20-year-olds is way better than giving a lot of money to, people with suits kind of thing. So, ye wala to, and then that has consistently kind of stayed true even today. If you really think about it, like a lot of founders, even if we talk like in today's terms, most of the founders are like younger or have not known, and AI has accelerated that. So मेरे को लगता है YC की और बड़ी कंपनीज निकलेंगी क्योंकि पल्लड़ा फिर से यंगर फाउंडर्स के उसमें भारी हो गया है, कि साइड में भारी हो गया कि अब आप जितने यंगर हो, जितना आपको पुराना नहीं पता ना, उतना बेटर है। नहीं तो आप फिर सोचोगे कि इसको प्रॉफिटेबल कैश फ्लो बिजनेस बना देता हूँ। तो ये चीज आई थिंक वाईसी के लिए काफी चली। और फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट तो अब इंसेन है। वाईसी ने आई थिंक
4 या 5 हज़ार कंपनीज फंड करी हैं, एवरेज आप 2-2.5 फाउंडर मान लो पर कंपनी, तो 11,000-12,000 फाउंडर्स हैं वाईसी के, तो ये तो आर्मी हो गई। तो आप इस आर्मी ऑफ हाईली इंटेलिजेंट सेलेक्टेड मोटिवेटेड पीपल, एटलीस्ट मोटिवेटेड एट सम पॉइंट इन लाइफ, एंड आप उनसे सीख सकते हो, आप उनको सामान बेच सकते हो, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, अपने दुख दर्द शेयर कर सकते हो, जब आप उस ट्रफ ऑफ सॉरो में हो तो उनसे फीडबैक ले सकते हो, उनके साथ हैंग आउट कर सकते हो। तो जो लो स्टेटस लोग जिनके साथ कोई हैंग आउट नहीं कर रहा था, जब लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम नौकरी कब लोगे, अब आपको कोई पूछेगा नहीं, आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट कर सकते हो जो बिना नौकरी के कंपनी बनाने की ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब एडवांटेजेस भी कंपाउंड होती गई हैं। और फिर आई थिंक टेकिंग बेट ऑन जेनेरिक फाउंडर्स रादर देन कि हम इसी वर्टिकल में इन्वेस्ट करेंगे या उस वर्टिकल में इन्वेस्ट करेंगे, आई थिंक उस वजह से ही बहुत सारी कंपनियां बहुत डिफरेंट डायरेक्शंस में निकली हैं। तो ये वाईसी का बेसिकली दिस इज ओमाज टू वाईसी इन अ वे कि 800 YC is बिलियन। insane हाँ flywheel. Yeah. हाँ, इनसेन फ्लाईव्हील की और मेरे को नहीं लगता ये स्टॉप होगा। हर बारी हर डेमो डे के बाद इन्वेस्टर कंप्लेन करते हैं कि वाईसी कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत हाई है, ये है वो है, फिर जाके सब वाईसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे को लगता है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। तो खैर ये वाला सेगमेंट भी यहीं खत्म करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको मजेदार लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। Okay. थैंक यू, बाय।